वेलकम स्टूडेंट्स, आपका फिर से ऑनलाइन की कक्षाओं में स्वागत है। और आज की कक्षा में हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एग्जेम्पशंस ऑफ द लॉज डिमांड अर्थात मांग का सिद्धांत, मांग की धारणा, थ्योरी ऑफ डिमांड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डिमांड देखते हैं कि इसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता, मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। हम सभी लोग आम बोलचाल में चाहे वो इच्छा, आवश्यकता, मांग को लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष समय के साथ किया जाता है और इन तीनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी रंगीन टीवी लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आर्थिक दृष्टि से यह केवल इच्छा ही कहा जाएगा, मांग नहीं कहा जाएगा। मांग क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपके पास पैसा उसको पर खर्च करने के लिए नहीं है। यदि पर्याप्त धन होते भी आप उस टीवी को खरीदने पर खर्च करना नहीं चाहते, अर्थात आप खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह केवल आपकी आवश्यकता कहलाएगी, मांग नहीं कहलाएगी। यह इच्छा उस स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में अर्थात उस समय और निश्चित कीमत पर आप रंगीन टीवी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, अर्थात आपकी ज़रूरत भी है और आप उस पर पैसा भी आपके पास और उस पर खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, तो वो आपको मांग कहलाएगी। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने की इच्छुक तथा योग्य, यहाँ दो शब्द जोड़ें, इच्छा के साथ साथ योग्य और होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मांग किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन और धन खर्च करने की तत्परता को कहते हैं। यहाँ तीन बातें आपकी ध्यान देने के योग्य हैं। देखिए, आपकी तीन बातें ध्यान देने की हैं। नंबर एक तो मांग वस्तु की खरीदने की इच्छा, ये चीज़ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरा, संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। और तीसरा, फिर धन भी है, खर्च करने की तत्परता, तब वो जाके आपकी मांग कहलाएगी। तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी वस्तु की। सबसे पहले उसकी इच्छा हो, फिर उसके लिए पर्याप्त उसके पास धन भी हो, और फिर धन होते हैं लेकिन खर्च करने की इच्छा नहीं है तो मांग नहीं कहलाएगी। यदि खर्च करने की उसमें तत्परता है तो मांग कहलाएगी। मेरे ख्याल में आपको अच्छे समझ में आ गई होगी इसकी परिभाषा। एक वस्तु की मांग के तीन तत्व होते हैं। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जैसा अभी बताया था मैंने, ठीक है। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन, और तीसरा इसका आपका ये धन तथा अयोग्यता, और तीसरा आपका धन खर्च नहीं करने की तत्परता। तो ये आपके तीन पॉइंट होने ज़रूरी हैं। वस्तु की मांग की तीन तत्व हैं, इच्छा, और इच्छा के साथ उसका धन अर्थात योग्यता होनी चाहिए, और धन खर्च करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। इनमें से यदि कोई भी एक तत्व नहीं है तो वह मांग नहीं कहलाएगी। परिभाषा फर्गुसन ने बड़ी अच्छी सुंदर सी परिभाषा दी है। मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक या योग्य है। अन्य बातें रहने का क्या अर्थ है? यहाँ मीनिंग ऑफ द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अर्थशास्त्र में हम इस शब्दावली का बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे जुड़े हुए अन्य विषयों में कोई परिवर्तन न हो। उदाहरण के लिए, जब हम मांग का अध्ययन करते हैं तो अन्य बातें समान रहने पर शब्द का अर्थ होता है कि उपभोक्ता की पसंद, मौसम, अन्य वस्तुओं की कीमत आदि तत्वों को में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे लैटिन भाषा में स्टेरिस पेरिबस कहा जाता है। मांग अनुसूची क्या है? डिमांड शेड्यूल। मांग अनुसूची या तालिका वह तालिका है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उसे खरीदी गई मात्रा को प्रकट करती है। शेमलन के अनुसार वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध में प्रकट किया गया है वह मांग अनुसूची कहलाती है। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। नंबर एक, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। नंबर दो, बाजार मांग अनुसूची। सबसे पहले हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची पर चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा, यहाँ मैंने एक व्यक्ति की बात कही है, द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु की
मांग को प्रदर्शित करने वाली तालिका को मांग तालिका या मांग अनुसूची कहते हैं। यहाँ उपभोक्ता एक ही व्यक्तिगत मांग तालिका हम दिखा रहे हैं। जैसे ये आपके सामने मैं तालिका दिखा रहा हूँ। आइसक्रीम की कीमत है, यदि 1 रुपया है तो 4 आइसक्रीम की डिमांड करता है। यदि ये आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो कीमत बढ़ने के कारण आइसक्रीम की मांग कम कर देता है, 3 हो जाती है, और कीमत 3 हो जाती है तो आइसक्रीम 2 ही डिमांड करता है। और यदि आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये हो जाती है तो वो 1 ही आइसक्रीम की डिमांड करता है। ये व्यक्तिगत मांग तालिका। इसके साथ यदि वह व्यक्तिगत मांग तालिका का आप चित्र बनाना चाहें तो वो भी बनाते, रेखा चित्र इस प्रकार बना सकते हैं आप इसका। इन बिंदुओं को टच करता हुआ ये आपका डिमांड वक्र है इसका। तो इस प्रकार आप इसको सरल कर सकते हैं। DD1 ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। इसके बाद यदि आप बाजार मांग अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ बाजार मांग अनुसूची किसी वस्तु की उन सभी विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें बाजार के सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय पर भी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। देखिए वहाँ व्यक्ति की बात नहीं, यहाँ बाजार मांग की बात है। तो यह किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है, यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये बाजार मांग अनुसूची का मैं दिखा रहा हूँ। यदि बाजार में 1 से अधिक उपभोक्ता होते हैं, 2 या 3, यहाँ 2 उपभोक्ता ले रखे हैं, आप कितने भी उपभोक्ता ले सकते हैं। जैसे यदि ये वस्तु की कीमत 1 रुपया है आइसक्रीम की, तो उपभोक्ता A 4 डिमांड करता है, B 5 करता है और C 4 करता है। अलग अलग करते रहते हैं और टोटल इनका जोड़ हो जाएगा, टोटल इनका जोड़ आ जाएगा जितना भी होगा। और यहाँ मांग अनुसूची मेरे से थोड़ी कट गई है। और 2 है तो 1 डिमांड करता है 3, टोटल बाजार मांग कितनी होगी देखिए आप। पहला 1 है, यदि आइसक्रीम कीमत 1 है तो A डिमांड करते हैं, 1 4 आइसक्रीम मांग करता है 1 रुपये कीमत पर, और B 5 करता है, C 4 करता है, 4 5 9 4 14 हो गया। और 2 अगली बाजार मांग 2 पर कितनी मांग है बाजार की? A की 3, B की 4, C की 3 है, और 6 4 7 और 3 10 हो गया। और 3 की कीमत पर 2 3 और 2 4 और 3 7 हो गया। और यदि 4 पे आइसक्रीम कीमत हो जाती है तो एक व्यक्ति है वो 1 खरीदेगा, B व्यक्ति 2 खरीदेगा और C व्यक्ति भी 2 खरीदेगा। तो इसका मतलब 1 2 2 4 1 5 हो जाएगी। ये बाजार मांग होगी आप। तो मेरे ख्याल में आपको समझ गया, यानी सभी का जोड़ बाजार मांग हो जाएगा। अब मांग वक्र की बात करते हैं। डिमांड करो मांग अनुसूची के रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण को मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र किसी भी दिए हुए समय में मांग के अन्य तत्वों के अपरिवर्तित रहने की दिशा में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा मांगी गई मात्राओं के बीच के संबंध को प्रकट करता है। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार मांग वक्र वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करता है जिन्हें उपभोक्ता समय की निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदेंगे। मांग अनुसूची की तरह मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग वक्र, नंबर 2 बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र व इंडिविजुअल डिमांड वक्र हो। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी व्यक्ति की वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति द्वारा, यहाँ जोर देने वाली बात है, एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा विभिन्न कीमतों को प्रकट करती है। जैसे रेखा चित्र हमने बनाया हुआ है इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास का। व्यक्तिगत मांग रेखा चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, इसको देखिए आप। ये व्यक्तिगत मांग वक्र रेखा चित्र का है। 4 है तो
यदि 4 कीमत है तो क्वांटिटी डिमांड होती है 1 की, और 3 कीमत हो जाती है तो डिमांड होती है 2 की, और 2 कीमत हो जाती है डिमांड होती है 3 की, और 1 कीमत 1 हो जाती है डिमांड होती है 4 की। ये व्यक्तिगत मांग वक्र था। बाजार मांग और मार्केट डिमांड वक्र, ये बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की, यहाँ एक व्यक्ति नहीं आया ना, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों और बाजार के सभी उपभोक्ता, वहाँ एक व्यक्ति आया था, यहाँ सभी उपभोक्ता आ गया, द्वारा मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। तो ये रेखा चित्र हम सामने दिखा रहे हैं, ए का बी का और ए बी का सी का जोड़। सी हो तो सी का भी कर सकते हैं आप, नहीं दोनों का जोड़ दे। ये ए है क्योंकि बाजार हुआ होता है जहाँ उपभोक्ता एक से अधिक होते हैं, तो यहाँ हम सुविधा के लिए 2 ही उपभोक्ता ले रखे हैं, एक उपभोक्ता ए और एक उपभोक्ता बी। ए उपभोक्ता का मांग वक्र दिखा रखा है हमने, और बी उपभोक्ता का मांग वक्र दिखा रखा है। दोनों मांग वक्रों को जोड़ करके जो आपका बाजार मांग वक्र वो ए बनता है। बाजार ए बी का जो टोटल मांग वक्र है उसको बाजार मांग वक्र कहेंगे, और यह ओ एक्स के फ्लैट होगा, ओ एक्स के बराबर होने की कोशिश करेगा। ये डिमांड वक्र था। आगे मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? डिमांड फंक्शंस आर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय या अन्य तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। या एक्स वस्तु की डी एक्स बराबर है फंक्शन ऑफ द पी एक्स पी आर वाई टी ई। यहाँ डी एक्स है ये वस्तु की मांग है, पी एक्स है वाई एक्स वस्तु की कीमत है, और पी आर संबंधित वस्तुओं की कीमत है, वाई उपभोक्ता की आय है, टी रुचि है, और रुचि और प्रार्थनाओं को टेस्ट से बोलते हैं, और ई भविष्य की संभावना को लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व में निम्नलिखित है। नंबर 1 सबसे पहले एक ही वस्तु की अपनी कीमत, यानी वस्तु की खुद की अपनी खुद कीमत। किसी वस्तु की मांग की मात्रा उस वस्तु की अपनी खुद की कीमत पर भी निर्भर करती है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में भी परिवर्तन होगा। सामान्यतः वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घटती है, और इसके विपरीत यदि वस्तु की अपनी कीमत घटती है तो उसकी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की अपनी कीमत और मांग के संबंध में मांग का नियम कहा जाता है। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। एक वस्तु की मांग पर उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत का भी होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। ये 2 प्रकार की संबंधित वस्तुएं हो सकती हैं। पहली प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफ़ी, पेप्सी तथा कोका कोला। इन वस्तुओं में से यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसकी मांग बढ़ जाती है। पहली वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसके स्थान पर कोका कोला की डिमांड अधिक करने लगेंगे। दूसरा है पूरक वस्तुएं, कंपलमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि पेन और स्याही, स्याही शब्द यहाँ गलत लिखा हुआ है, स्याही, पेन और स्याही तथा कार और पेट्रोल। पूरक वस्तुओं में कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। इसकी विपरीत यदि एक की कीमत कम हो जाए तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये था इनका फर्क, अंतर था। अब यह आता आपके पास उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से भी विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और आय घटने पर उनकी मांग घट जाती है। इसके विपरीत घटिया और निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, जैसे मोटे अनाज के संबंध में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इनके निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, और उपभोक्ता की आय घटने पर इनकी मांग घट जाती है। रुचि तथा प्राथमिक वस्तुएं। अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी विस्तृत अर्थों में किया जाता है। इसके अंतर्गत फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि सबको शामिल किए जाते हैं। प्राथमिकता पर विज्ञापन, फैशन में परिवर्तन, मौसम, नए आविष्कार आदि का प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें समान रहने पर यदि उपभोक्ता की जिन वस्तुओं के प्रति रुचि, प्राथमिकताएं बढ़ जाती है, उनकी मांग बढ़ जाती है। इसके प्रति जैसे यदि उपभोक्ता में किसी रुचि के लिए प्राथमिकता खत्म हो जाती है तो उसकी मांग वो कम करता है, वस्तुओं को कम करने लगता है। जैसे मान लें किसी के उपभोक्ता की रुचि सिगरेट पीने में है तो वह अधिक
मांग करेगा। चाय पीने में अधिक रुचि है तो चाय की मांग अधिक करेगा। यदि चाय की मांग उसकी रुचि कम हो जाती है तो चाय की मांग कम करेगा। भविष्य की संभावना, यदि उपभोक्ता को यह संभावना लगे कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो वह वर्तमान में वस्तुओं को प्रचलित कीमतों पर उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता को यह लगता है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमत घटेगी तो वर्तमान में वस्तुओं की कम मांग करेगा। अब इसके बाद ये तो थे इसके कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ द डिमांड क्या है। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, यही मांग का नियम है। अन्य शब्दों में मांग का नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु के अन्य निर्धारित तत्व परिवर्तित रहें तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी कीमत में परिवर्तन संबंध होता है। अन्य निर्धारित तत्वों में उपभोक्ता की आय संबंधी वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की रुचि आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। मार्शल के अनुसार मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। मांग के नियम की व्याख्या अनुसूचित तालिका 2 की साथ हम कर सकते हैं। आपके सामने एक तालिका दी हुई है, देखिए। कीमत 10 है तो मांगी गई मात्रा आपकी 100 है। कीमत कम हो जाती है तो जो व्यक्ति बाज़ार में उस वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है। कीमत कम होने के कारण डिमांड 150 हो गई है और यदि और भी कीमत कम हो गई है तो 200 हो गई है। इसका विपरीत में यदि हम देखें तो यदि 8 कीमत है तो 200 है, कीमत बढ़ जाती है 9 हो जाती है, ऊपर की तरफ जाएं तो 150 कम हो गई है और भी कीमत बढ़ जाती है तो मांगी गई मात्रा भी आपकी 10 हो गई। कीमत बढ़ गई है तो मांगी गई मात्रा आपकी कम हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा मांग तालिका से ज्ञात होता है कि एक्स वस्तु की कीमत पर होने वाली मांग बढ़ रही है, जबकि एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये से कम होकर 9 हो जाती है तो मांग 100 इकाई से बढ़ करके 150 हो जाती है। इसे हम मांग वक्र की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। यह आपके सामने रेखा में मांग इसका मांग वक्र है। आप देखिए ये वह है, यदि P है तो Q डिमांड और Q1 से हमारी कम हो जाती है तो ये हमारे नीचे क्वांटिटी 1 तो डिमांड वक्र DD है। जो आपका डिमांड वक्र आप सामने देख रहे रेखा चित्र बहुत ही ईजी है। रेखा चित्र में OX पर मात्रा था, OY पर कीमत दर्शाई गई है। DD मांग वक्र है। जब वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है तो उसकी मांग वक्र OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। वास्तव में मांग वक्र का अब मांगने के नियम क्या है, मान्यता किस मांग पर है, एजम्पशंस ऑफ द लॉज ऑफ डिमांड कौन से हैं या मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं, ये बताना आपने। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हों। इससे भी प्राय है कि मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त जितने भी अन्य तत्वों को हमने चित्र मान लेना है। इन्हें मांग के नियम की मान्यताएं भी कहा जाता है। यह नियम केवल साधारण वस्तुओं पर लागू होता है, गिवन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। मांग के नियम की मुख्य मान्यताएं हैं। नंबर 1, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी मान्यताएं हमने मान के चलना। जब मांग के नियम की व्याख्या करनी है तो सबसे पहले तो हमें उपभोक्ता की आय को में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। नंबर 2, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, वस्तु की कीमत में भविष्य में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। यह यदि है ये है तो आपको पता लगेगा। अगला आपका आय प्रभाव क्या है। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के वास्तविक आय में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। वास्तविक आय को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापा जाता है। कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। सीधी सी बात है कि आप यदि कीमत कम होगी तो आपकी पैसे आपके पास बढ़ जाएंगे और वह आपके पास कुछ बचत आ जाएगी और इस बढ़ी हुई से आप आय का प्रयोग उपभोक्ता वस्तु को अधिक मात्रा खरीदने में करेगा। आते वास्तविक आय बढ़ने से वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत कीमत बढ़ने से वास्तविक आय कम होने पर वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। तीसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय जब एक वस्तु अपने स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पेप्सी और कोका कोला में यदि पेप्सी की कीमत कम हो जाती है तो आप कोका कोला के स्थान पर पेप्सी की अधिक मांग करेंगे और इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। उपभोक्ता समूह का आकार। किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब नए उपभोक्ता भी आ जाते हैं जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे, उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके फलस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और इसके विपरीत वस्तु की कीमत बढ़ने पर कई उपभोक्ता उसे खरीदना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके फलस्वरूप कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। विभिन्न उपयोग। अधिकतर वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए चने का प्रयोग मनुष्य के खाने, घोड़ों के खाने के लिए किया जा सकता है। यदि चने की कीमत अधिक होगी तो उसका प्रयोग महत्वपूर्ण कार्य के लिए अर्थात मनुष्य खाने के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार चने की मांग कम होती है तो इसके लिए
इसके विपरीत चने की कीमत कम हो जाए तो उसका प्रयोग मनुष्य और घोड़े दोनों के लिए खाने के लिए किया जाएगा। तो चलेंगे कीमत के कम होने पर उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। आगे का आप मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉज ऑफ द डिमांड। नियम के अपवाद क्या? मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं को कीमतें अधिक होने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर भी उनकी मांग कम हो जाती है। सबसे पहले इस तथ्य पर सर रॉबर्ट्स गिफन ने विश्लेषण किया था, इसलिए हमें गिफन का विरोधाभास भी कह देते हैं। मांग के नियम के मुख्य अपवाद निम्नलिखित। नंबर 1, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। इस अपवाद की व्याख्या सबसे पहले बेवलन नामक अर्थशास्त्री ने की थी। उनके अनुसार जो वस्तु प्रतिष्ठा सूचक होती है उसकी मांग तभी अधिक होती है जब उसकी कीमत अधिक हो। हीरे, जवाहर, कीमती कालीन आदि की मांग उसी समय अधिक होगी जब उनकी मांग अधिक होगी। इसका कारण यह है कि इन हीरे, जवाहर और कीमती कालीन इत्यादि समाज को अधिक प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है, इसलिए इनकी कीमत अधिक होने पर मांग अधिक होती है। मांगे की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इस पाठ में। चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड द चेंज ऑफ द डिमांड। किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण, वृद्धि में कमी या वृद्धि के कारण फलस्वरूप उस वस्तु की मांगे की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इसे हम मांगे की मात्रा में वृद्धि के परिणाम होता है। तो इसके विपरीत मांग परिवर्तन अभिप्राय की वस्तु की मांगे की मात्रा में वृद्धि या कमी है, उसको अपने वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं तत्वों पर निर्भर होता है। अर्थात दो प्रकार से हो सकती है वृद्धि, एक वस्तु की खुद की कीमत के कारण और दूसरा अन्य कारणों से। तो सबसे पहले मांगी की मात्रा में परिवर्तन, यह दो प्रकार से होता है, मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। किसी वस्तु की अपनी खुद की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे मांग का विस्तार कहते हैं या संकुचन कहते हैं। वृद्धि होती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं, कमी आती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। मांग का विस्तार अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहा जाता है। हम निम्नलिखित द्वारा इसको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए 5 है तो मात्रा 1 है और यदि 1 है तो मात्रा 5 है। इसको एक रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। ये आपकी 1 है तो ये 5 है और ये 5 है तो 1 है। एक 5 या 1 5। तो ये देखिए आप इस रेखा चित्र को कर सकते हैं। जब आपकी 5 है तो कीमत 1 है। मात्र नीचे क्वांटिटी है, यहाँ क्वांटिटी ली है हमने और यहाँ हमने पी ली है। इसी प्रकार मांग का संकुचन कब होगा? जब उल्टा होता है, जब कीमत 1 है और मात्रा 5 है और कीमत बढ़ गई है। वही चित्र बनेगा, इसमें वही रेखा चित्र बनेगा। इसमें 1 था, 5 थी, 5 है, 1 है। ये आपका इस प्रकार इसको विस्तार कहेंगे, मांग का विस्तार। ये डिमांड वक्र आपकी डिमांड वक्र है। तो इसमें जब आपकी कीमत 1 है तो डिमांड आपकी 5 है। यदि आपकी 5 हो जाती है, कीमत 5 हो जाती है तो आपकी डिमांड कम रह जाती है, तो इसका संकुचन कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे इसको। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा।
अब मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि या मांग में कमी। जब किसी वस्तु की मांग में उसकी अपनी कीमत के अलावा, या कीमत की बात नहीं, कीमत के अलावा तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है तो उसे मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। नंबर 1, मांग में वृद्धि। प्रचलित की वर्तमान कीमत पर जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो यह मांग में वृद्धि कहलाई जाती है। इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा हम दिखा रहे हैं, तालिका और चित्र द्वारा। नीचे तालिका ये आपकी देखिए, कीमत 10 है, कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ कीमत 10 है और इसकी डिमांड आपकी पहले 20 है, और यदि इसकी 30 हो जाती है, 30 हो जाती है तो भी इतनी रहेगी, यानी इसकी डिमांड है तो इसको हम वृद्धि कहेंगे। ये DD1 से DD2 हो जाता है, DD1 से DD2 हो जाता है तो इसको हम मांग में वृद्धि कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। मांग में वृद्धि के कारण जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए। नंबर 2, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए, जब पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाए, जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन के कारण उसके लिए उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि हो, जब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, जब भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो, तो इन सभी के कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग में कमी कब होती है? प्रचलित व वर्तमान कीमत पर जो कीमत है, कीमत में बिना परिवर्तन हुए जब किसी वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है तो यह मांग में कमी कहलाती है। जो नीचे हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर रखा है, 10 है आपकी माही वहीं बनता है। ये आपका 10, ये 10 है, आपकी कीमत पर कोई परिवर्तन नहीं है, प्राइस पे कोई परिवर्तन नहीं है। क्वांटिटी आपकी पहले 10 है, फिर 20 हो जाती, पहले 30 है, 10 पर आपकी 30 है, इतनी है यहाँ है आपकी, और ये आपका डिमांड वकर है, ये आपका DD है और ये DD1 है। अब आपकी हो जाती है घट करके इतनी 20, 30 से ये था आपका 30 और इसके बाद ये 20 हो जाती है। बीस हो जाती है तो आपका DD आएगा ये, यानी ये उठी हटी है, पीछे की तरफ आई है, इधर आया, ये मांग में कमी हुई है। पहले मांग में वृद्धि थी, 10 कीमत वहीं थी, उसी कीमत पर आपकी 30 थी, अब उसी कीमत पर आपकी 20 हो गई है, इसका मतलब आपकी कमी आ गई है। तो यहाँ आप ये लगेंगे, ये पीछे हट गई है तो इसको हम कहेंगे कमी। तो इसी प्रकार मांग में कमी के कारण जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं में कमी होती है, जब पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता वस्तुओं में रुचि कम होती है, जब क्रेताओं की संख्या में कमी हो, जब निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना। उसके उल्टे हैं सारे के सारे। ये जो आपको तालिका दिया रहा है मांग संकोचन तो मांग में कमी में अंतर का दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं पहले दोनों मांग में संकोचन, मांग में कमी, यदि मांग में संकोचन और मांग में कमी मिलते जुलते पॉइंट है, एक वस्तु की खुद की परिवर्तन के कारण ही है, उसकी कमी कारण है। इसके बाद ये दूसरा आपका मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि। कहने को दोनों बराबर हैं, लेकिन जो मांग का विस्तार है वो वस्तु की अपनी कीमत के कारण होता है, जबकि मांग में वृद्धि अन्य कारणों से होती है। इसी प्रकार जो मांग में संकुचन है वस्तु की अपनी खुद की कीमत के कारण होता है, जबकि मांग में कमी अन्य कारणों से होती है। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, अच्छा जैसा भी आपको लगा, और साथ में वीडियो शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए वीडियो तैयार करता रहूँ। धन्यवाद।